तो सुप्रीम कोर्ट को सामने रख के उस पर हमला करने का तो कोई मतलब नहीं है। सरकार ग्रामीणों को समझाए, बताए, उनको आश्वासन दे और उनकी बात को सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखे। पहले अपने तो घोषणा करें। ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं कि हम नहीं बनने देंगे, मगर सरकार कहाँ कर रही है कि हम नहीं बनाएंगे। उसी तरह से सरकार भी तो कहे कि हम नहीं सेंचुरी घोषित करेंगे, हम ग्रामीणों की बात से सहमत हैं। तो ये सरकार नहीं कहेगी और ग्रामीणों को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़काएगी, तो ये तो सही स्थिति नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। तो इसके बारे में सरकार का क्या विचार है? जो ग्रामीण अपनी बात रख रहे हैं, सरकार उससे सहमत है कि सहमत नहीं है, ये तो खुलकर सरकार कहे। पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले जैसे ग्रामीण जनता के सामने अपना पक्ष रह रहे हैं, हमको नुकसान हो जाएगा साहब, उसी तरह से सरकार भी तो कहे। सरकार को देखना चाहिए कि सेंचुरी घोषित हो जाएगी तो ग्रामीणों को क्या नुकसान होगा। तो सरकार कहेगी ग्रामीणों का नुकसान होगा, हम ग्रामीण का नुकसान नहीं होने देंगे, इसलिए हम आपका आदेश नहीं लागू करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को खुलकर कहना चाहिए इसके बारे में, और नहीं खुलकर कहती है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करना चाहिए। इसलिए निर्णय इस सरकार को लेना है, आम जनता को इसमें भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार डिसीजन ले, और आम जनता को भड़कना है तो इस सरकार के खिलाफ भड़के, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों भड़क रही है। एशिया के सबसे बड़े और साल वृक्ष के घनत्व वाले झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र को वन जीव अभयारण्य बनाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सख्त निर्देश दिया है। इसके बाद मंत्रियों की 5 सदस्यीय कमेटी सारंडा जंगल पहुंची और वहां पर जो है ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसके बाद से सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के विरोध में जो है ग्रामीणों के स्वर जो है वो तेज हो चुके हैं। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय मौजूद है, जिन्होंने कुछ दिन पहले रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सरकार को कहा था कि जो एससी का आदेश है, इस आदेश पर जो है सरकार जल्द से जल्द पहल करे। और सीधे हम सरयू राय से जुड़ते हैं और हम उनसे बात करते हैं कि कैसे देख रहे हैं इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहे हैं सारंडा वन क्षेत्र को वन अभयारण्य घोषित करने को लेकर के। देखिए, सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह वन विभाग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए एफिडेविट के आधार पर है जी। इनके जो वन विभाग के सचिव हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि करीब करीब 575 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो सारंडा का है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाए। शपथ पत्र पर कहा। इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि करेंगे, कर नहीं रहे हैं। इसके पृष्ठभूमि में आप जाइएगा तो सरकार को ठोस निर्णय लेना चाहिए। अब वहाँ के ग्रामीण क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। सरकार यही कह दे कि वहाँ के जो निवासी हैं वो जो कहेंगे हम वही कहेंगे, करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, बात साफ हो जाएगी। ये 1968 में जब बिहार एक था, बिहार की सरकार थी, उस समय करीब इसके 313 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को गेम सेंचुरी डिक्लेयर किया जाए, ये नोटिफिकेशन निकला था। उसके पहले 1936 में जो सारंडा का वर्किंग प्लान बना, उसमें एसएफ मोनी एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने बनाया उसको। उसमें करमपदा के बारे डिटेल कहा गया है। करमपदा में ससंगदापुरु में एक संरक्षित क्षेत्र बनना चाहिए। अब इसके बाद हुआ है क्या कि सारंडा में जमीन के ऊपर साल के वन है, जमीन के नीचे आयरन ओर है। तो सरकार को तय करना होगा ना कि हम किसको प्राथमिकता देंगे। ये सरकार तो कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसी आदेश के पालन के लिए जो उप समिति बनी है, ये सारंडा जा करके ये वहाँ से जो है जो भी नीति है उसके निर्धारण को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वहाँ जो ग्रामीण रह रहे हैं उन ग्रामीणों को संरक्षण करने
के साथ ही जो है इस पर देखिए, जो है पूरी रिपोर्ट जो है सौंपी जाएगी। सरकार भ्रम फैला रही है इस बारे जी। में, क्योंकि इनके चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने जो रिपोर्ट दिया है कि 575 वर्ग किलोमीटर में सेंचुरी बननी चाहिए, और जिसको एफिडेविट पर वन विभाग के सचिव ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सेंचुरी बनने से जो ग्रामीण हैं, वहाँ के निवासी हैं, उनके किसी अधिकार में कोई कटौती नहीं होगी। उनके अधिकार जो पहले से हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो सरकार यह बात क्यों नहीं बताती है कि वन जो ग्रामीण हैं, वहाँ के निवासी हैं सारंडा के, उनके अधिकार में कोई कटौती नहीं होगी। जितने अधिकार उनको नियम कानून के हिसाब से बने हैं उतना अधिकार उनको मिलेगा। अब देखिए, इसके बारे में जब मधु कोड़ा जी की सरकार थी, उस समय खुदा न खास्ते आयरन ओर का दाम बहुत बढ़ा, तो उस समय आयरन ओर के लीज के लिए लाइन लग गई लंबी। और मेरे पास लिस्ट है, कुल जो आयरन ओर का लीज लेने के आवेदन आए, सबका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए तो सारंडा के क्षेत्रफल से अधिक हो जाता है। सारंडा का क्षेत्रफल करीब 853 वर्ग किलोमीटर है। उस समय हम लोगों ने इस मामले को उठाया कि इलीगल माइनिंग है और सारंडा को बेचने की कोशिश सरकार कर रही है। अब हम लोगों ने जब हमारी एक किताब भी है मधु कोड़ा लूटराज, उसमें विस्तार से हमने दिया है क्या क्या हो रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब झारखंड में और प्रदेश 3-4 हैं जहां आयरन ओर है, सब जगह इलीगल माइनिंग की खबर आई, पुख्ता सबूत आए, तो भारत की सरकार ने एक रिटायर्ड जो जस्टिस थे एम.बी. शाह, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई। एम.बी. शाह ने इलीगल माइनिंग की पूरी जांच की, दोषियों को चिन्हित किया और कितना नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई के लिए क्या करना चाहिए, सब बताया, और कैसे वनों में पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए ये भी प्रतिवेदन में दिया। ये 2011 में बनी थी, कुछ नहीं हुआ उस पर। उसके बाद 2010 में बनी थी इनकी। उसके बाद 2011 में भारत सरकार के निर्देश पर राज्य की सरकार ने इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ प्लान बनवाया सारंडा का, उसकी अनुशंसा है, कुछ नहीं हुआ उस पर। इसके बाद 2014 में भारत सरकार ने कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सारंडा बनाया, क्योंकि सारंडा में लीज की मांग बढ़ रही है, तो सारंडा कितने लीज का बोझ बर्दाश्त कर सकता है माइनिंग का, इस पर अध्ययन हुआ। बहुआयामी समिति बनी और देश के नामी गिरामी जितने संस्थान से, IIT से लेकर सिम्फर तक, सबके लोग इसमें मेंबर थे। उसने एक रिपोर्ट दी है, सरकार उस रिपोर्ट को देख ले। और इसके बाद एक और कमेटी ने रिपोर्ट दी कि सस्टेनेबल माइनिंग प्लान फॉर माइनिंग डेवलपमेंट, इसकी भी रिपोर्ट आई। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि सारंडा में माइनिंग हो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। हमारे राज्य को, हमारे देश को, यहाँ जो उद्योग हैं उनके लिए कितने आयरन ओर की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आप आयरन ओर की माइनिंग वहाँ कराइए। ऐसा नहीं कि कोई आवेदन दे दे और इसका एक्सपोर्ट करें, बाजार में बेचें। तो ये 3-4 जो डॉक्यूमेंट हैं भारत सरकार के, राज्य सरकार के पास हैं, राज्य सरकार उसको देखे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरी बात है कि जो सारंडा का क्षेत्र है, वहाँ वन्य जीव हैं, वहाँ जैव विविधता है, उनका संरक्षण भी जरूरी है। हाथी हैं, माइनिंग होती है, उनके मार्ग में बाधा आती है। और भी सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकार माइनिंग के प्रति इतना ही सीरियस है, तो जब एम.बी. शाह आदि का कमेटी की रिपोर्ट आई, तो भारत की सरकार ने 2017 में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट में सुधार किया, संशोधन किया। उसके हिसाब से जितने ऐसे आयरन और माइन लीज होल्डर हैं जिनका अपना कोई कारखाना नहीं है, जो बेचते हैं दूसरे को, उनका कहा कि 31 मार्च 2020 को उनकी लीज समाप्त हो जाएगी। लीज समाप्त हो गई उनकी। और जब उनकी लीज समाप्त हो गई तो 2 चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो उन्होंने लीज करके पहले का जो आयरन और माइंस करके वहाँ रखा है उसको बेचना है। 6 महीना तक उस माइन ओनर को ही बेचने का अधिकार है, सरकार परमिशन देगी। तो सरकार ने परमिशन नहीं दिया। अब उसके बाद सरकार का अधिकार है कि उसको बेचवाए, ऑक्शन कर दे। आज तक वो भी नहीं हुआ। मैंने विधानसभा में 3 सवाल डाला इसके बारे में। वो मानते हैं कि है,
बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा ने साल भर के भीतर सब निपटा दिया, और जो माइंस जिनका लीज खत्म कर दिया गया था कानूनन, उनको ऑक्शन करके सबको लीज दे दिया और माइनिंग चल रही है। आज सारंडा में करीब करीब 32 ऐसे लीज हैं जो बंद हैं, सरकार उन लीज को शुरू नहीं कर रही है। अब इन माइनिंग को किस तरह से ये माइनिंग की गई है, वहाँ बेहद प्रदूषण हुआ है, वहाँ की नदी है कोयना, उसका पानी लाल हो गया है, फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स जो वाटर की हैं वो नष्ट हो गई हैं। सरकार को इसके बारे में भी तो कुछ कहना चाहिए, ये हुआ है कि नहीं हुआ और किस कारण से हुआ है। और इन माइंस को हम चालू कराएं तो हमारे लॉ एस की जो ज़रूरत है वो इससे पूरा होगी। सरकार ये कर नहीं रही है। अब टाटा को BJ2 माइंस मिला जो पहले उषा मार्टिन के पास था, लीज खत्म हो रहा है, उसको एक्सटेंड करना है, तो टाटा तो दौड़ रहा है सरकार के पास, लीज एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। तो जो सरकार के दिमाग में ये है कि सेंचुरी बन जाएगी तो माइनिंग नहीं करा पाएंगे। गंभीरता होती तो अभी जितना क्षेत्र में माइनिंग हो रही है पर्याप्त उसमें खदान है, आयरन ओर है, 50 साल तक चलेगा हमारे देश और राज्य की ज़रूरत के मुताबिक। सेल सबसे बड़ा जमींदार है आयरन ओर माइनिंग का, भारत सरकार की संस्था है, और सबसे अधिक उत्पाद सारंडा में सेल कर रहा है। कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं किया है, नियमों का उल्लंघन कर रहा है। कन्वेयर बेल्ट से आयरन रोड ले जाने की बात बहुत पहले हो गई है, वो कन्वेयर बेल्ट नहीं बना रहा है। जो फॉरेस्ट रोड था बेतहासा चौड़ा कर दिया है बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस के, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के। सेल के पास फाइन का पहाड़ लगा हुआ है, जब आयरन रोड निकालते हैं तो उसमें जो धूल जैसा जो आयरन रोड मिलता है, जो विशुद्ध आयरन होता है, अब उसका पहाड़ खड़ा हुआ है तो उसको बेचवाना चाहिए, सरकार को रॉयल्टी भी आएगी और वो लोगों के भी काम आएगा। उसका पेलेट बन जाए, उसके लम्स बन जाए, टुकड़े बन जाए, उससे इस्पात बने, तो सरकार ये सब काम नहीं कर रही है। जब सारंडा की बात आई है, जब 4-5 कमेटियों का मैंने नाम बताया, सबों ने अनुशंसा किया सारंडा का संरक्षण होना चाहिए। और साल के बारे हम लोग साल को ग्रीन स्टील कहते हैं। साल के बारे कहावत है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, फिर भी जौ भर भी नहीं सड़ा। यानी 100 साल पुराना साल का पेड़ है, उसको काट दीजिए और 100 साल जमीन पर पड़ा रहेगा तो जौ भर भी वो नहीं सड़ेगा। स्टील तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए साल भी जो हमारा ग्रीन स्टील है उसकी भी कीमत है। और इस पर जितनी मैंने कमेटियों की रिपोर्ट का उल्लेख किया, सब में विचार हुआ है। सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसमें पहले लोग NGT में गए, मैंने सवाल उठाया विधानसभा में। तो 1968 में जब बिहार की सरकार ने सोडियम सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको लागू करिए। इन्होंने कहा कि उसका नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है हमारे पास। 1936 में वर्किंग प्लान बना सारंडा का, मुनि ने बनाया, वो 20 साल का बना। 20 साल के बाद 1956 में जेम्स सिन्हा फॉरेस्ट अफसर थे, उन्होंने माइनिंग प्लान बनाया 20 साल के लिए। 1976 में राजहंस ने माइनिंग प्लान बनाया 20 साल के लिए, 96 तक के लिए। 96 के बाद तो इस सरकार ने कोई माइनिंग प्लान बनवाया ही नहीं है। जब आप माइनिंग प्लान नहीं बनाइएगा तो वन का विकास कैसे होगा, वन के पेड़ों को काटेंगे कैसे, वन में हम कहाँ माइनिंग कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। उससे भी बढ़कर देखिए, इस राज्य की सरकार ने एक कमेटी बनाया 2003 में। भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट हैं, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखा कि वनों को बचाना है तो हमको माइनिंग करनी है, या जो वन क्षेत्र में हमको आर्थिक गतिविधियाँ करनी हैं वो बैलेंस, संतुलित होनी चाहिए। इसके आधार पर सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की कमेटियाँ बनी, सारे पहलू पर विचार हुआ और निर्णय यही हुआ कि सारंडा में करीब करीब 631 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हम इनवायलेट कंपार्टमेंट बनाएं, यानी कोई वायलेशन नहीं होगा, वहाँ कोई माइंस नहीं होगा। ये सुधीर महतो जी उस समय वन मंत्री थे, उनकी स्वीकृति हो गई, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ आई, आज तक फाइल लटकी हुई है। तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है, झारखंड की सरकार ने 631 वर्ग किलोमीटर को आप बनाइए इनवायलेट कंपार्टमेंट, अभग्न क्षेत्र बनाइए। उसके बाद जो हमारा सस्टेनेबल माइनिंग प्लान डेवलपमेंट बना हुआ है, उसने भी
गो जोन नो गो जोन बनाया है। नो गो जोन में माइनिंग नहीं होगी, गो जोन में माइनिंग होगी। तो इस रिपोर्ट को तो आप मानिए। तो सरकार के अधिकारियों ने या सरकार के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, उन्होंने सबको देखते हुए एक प्रतिवेदन बनाया कि हमको 575 वर्ग किलोमीटर को एक सेंचुरी बनानी चाहिए। सेक्रेटरी ने शपथ पत्र पर सुप्रीम कोर्ट को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सशरीर खड़ा कराया, देर हुई तो उन्होंने माफ़ी मांगा, और माफ़ी मांगते हुए ये कहा कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून में, हम इस प्रस्ताव को उनके पास भेजते हैं, वो जैसा कहेंगे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहा कि अच्छी बात है, आप भेजिए। 1 महीने का समय दिया। झारखंड की सरकार ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भेजा, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी यही रिपोर्ट दिया कि वहाँ सेंचुरी बनाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट तो यही कह रहा है कि भाई आपने जो कहा वही बात हम आपको लागू कराने के लिए कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। और उसमें साफ लिखा है कि जो वन में रहने वाले हैं, पूरा सारंडा अधिकांशतः 90% रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र है। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में वहाँ के निवासियों को जो अधिकार मिले हैं, वन अधिकार मिले हैं, वे अधिकार सेंचुरी बनने पर भी लागू रहेंगे, कोई कटौती नहीं होगी। सरकार क्यों नहीं खुलकर कहती है? तो ग्रामीण क्यों विरोध करेंगे इसका? यहाँ सारंडा में रहने वाले निवासियों को पता हो जाए कि भैया हमारे अधिकार में कोई कटौती हो नहीं रही है, ये सेंचुरी बने ना बने, हमारा जो अधिकार है उतना ही रहेगा। तो लेकिन वहाँ के ग्रामीण ये कह रहे हैं कि अगर सेंचुरी बनती है तो हमारे जो संस्कृति है, परंपरा है, जो आजीविका का साधन है, जो जीविकोपार्जन का साधन है, उन सब पर असर पड़ेगा। और सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो केवल जो है वो जानवरों के बारे में सोच रही है, ना कि ग्रामीणों के बारे में सोच रही है। फैलाया जा रहा है कि जानवरों के बारे में सोच रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये स्पष्ट है, रिपोर्ट में कहा है, सुप्रीम कोर्ट कहा है कि जो वहाँ रह रहे हैं उनकी जो आज गतिविधि है, उस गतिविधि में कोई अंतर नहीं आएगा। तो जीविकोपार्जन पर क्या अंतर आएगा? जंगल समृद्ध होगा तो वनोपज के आधार पर उनको जीविकोपार्जन बढ़ेगा। सेंचुरी होगी, वहाँ पर्यटन बढ़ेगा, तो ग्रामीणों की आमदनी बढ़ेगी। अभी जितनी माइनिंग हुई है, बताइए ना, झरिया में, धनबाद में, रामगढ़ में, हजारीबाग में कोयले की माइनिंग हुई है। माइनिंग से कौन सा वहाँ का लोकल आदमी समृद्ध हो गया है? यहाँ ही 1909 से माइनिंग हो रही है सारंडा में, और 1909 से माइनिंग हो रही है, तो बताए ना कि माइनिंग का कितना लाभ ग्रामीणों को मिला है। ये तो सामने है, लाभ के बदले उनको नुकसान हुआ है, खेत बंजर हुए हैं, पानी लाल हुआ है। तो अगर सेंचुरी बन जाती है तो जो ग्रामीण आज जीविकोपार्जन कर रहे हैं उसके अवसर बढ़ेंगे उससे, और वातावरण साफ रहेगा। दूसरा कि सेंचुरी बन जाने से, या अभी जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जो नियम कानून है, आप किसी को भी चाहिए कि रिजर्व फॉरेस्ट में हम माइनिंग लीज दे देंगे, संभव नहीं है। बड़े बड़े कंपनियों ने, जिसमें मित्तल की कंपनी शामिल है, इलेक्ट्रो स्टील शामिल है, जिसमें जिंदल की JSW शामिल हैं, टाटा स्टील शामिल हैं, भूषण स्टील शामिल है, इन्होंने तो आवेदन दिया, आज से 10 साल पहले से दिया है आवेदन, आज तक लीज नहीं मिला उनको। क्योंकि जो शर्तें हैं उन शर्तों का पालन कराएगा भारत सरकार का जो वन पर्यावरण विभाग है, तभी लीज देगा आपको। एक केवल अपवाद के तौर पे चिड़िया माइंस में एक और लीज के लिए अप्लाई किया था इन्होंने। विभाग ने एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी होती है, उसने कहा आपके पास जितना क्षेत्र पहले से है उसको खनन करिए ना, ये क्यों लेना चाहते हैं अगला? तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने उसको नहीं माना। जयराम रमेश मिनिस्टर थे, उन्होंने ओवररूल किया फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को और दिया कि ये कंडीशन होगा, आप इनको दीजिए। उसके बाद 2-3 लोगों को जयंती नटराजन ने भी किया, कहाँ लीज मिला किसी को? इसलिए जो नियम कानून आज है रिजर्व फॉरेस्ट के लिए, वही नियम कानून सेंचुरी में भी लगेगा। अगर इस देश को ज़रूरत होगी कि हमको आयरन ओर की ज़रूरत है, चाहिए ही चाहिए, तो उस समय सरकार रिलैक्स करेगी, डी नोटिफाई करेगी उतनी एरिया को जितना आप बताएंगे। पर पहले आप शर्त रख दे रहे हैं कि नहीं बनने देंगे। दलमा सेंचुरी बना है ना, तो दलमा में कौन सी स्थानीय परंपराएं नष्ट हो गई हैं बताइए? जो PTR पलामू टाइगर रिजर्व बना है, उस टाइगर रिजर्व में तो पहले माइनिंग होती थी कोयला की। तो वही कर रहे हैं कि दलमा हो गया, PTR हो गया, तो वहाँ से
संस्कृति का कौन सा वहाँ पहलू नष्ट हुआ है? जो उप समिति जो सारंडा गई थी, उस उप समिति के जो अध्यक्षता कर रहे थे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि 2011 के जनगणना के अनुसार सारंडा क्षेत्र की जो आबादी थी वो 50,000 के करीब थी, जो कि अब बढ़ के 75,000 से 1 लाख के करीब पहुंच गई है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि वहां पर बड़ा जो क्षेत्र जो 57 एकड़ और 519 हेक्टेयर जमीन को जो वन सेंचुरी बनाने की जो बात चल रही है, इसमें इतनी बड़ी आबादी का जो विस्थापन होगा, इसको कैसे संरक्षित किया जाए? सरकार इस और भी ध्यान दे रहा है। उनको अपनी ही रिपोर्ट देखनी चाहिए कि कोई विस्थापन नहीं होगा। जो अधिकार हैं वनों पर वो पूरी तरह से पहले ही की तरह कायम रहेंगे। रिजर्व फॉरेस्ट में जितने अधिकार मिले हैं वो सैंक्चुरी में भी अधिकार कायम रहेंगे। कहाँ कटौती हो रही है, ये सब सरकार के दस्तावेज में ही लिखा हुआ है। हाँ, अगर सरकार नहीं चाहती है सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, कहना चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे, आपका ऑर्डर जो भी हो। तो जो बहाना लिया जा रहा है ये बहाना टिकेगा नहीं ना सुप्रीम कोर्ट में। सारी रिपोर्ट में जो तथ्य हैं वो तथ्य भी तो दूसरे लोग सामने रखेंगे। कोई वनाधिकार की कटौती हो ही नहीं रही है, उल्टे वनोपज बढ़ेगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे और वहाँ के जल स्रोत से लेके सारे प्राकृतिक स्रोत अगर स्वस्थ रहेंगे तो और अधिक वहाँ के लोगों के लिए अवसर मिलेंगे। लेकिन ग्रामीण तो चेतावनी दे रहे हैं वहां के अभ्यारण्य के में अगर ग्रामीणों का अधिकार संरक्षित नहीं होगा तो फिर तीर चलेगा। अरे भैया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं तो कह रहा हूँ दलमा में बना है ना जी। हाल में बना है दलमा में, क्या हो गया? तीर चले तलवार चले, जो भी है देश में कानून का शासन है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को राजी कर ले कि हम सेंचुरी नहीं घोषित कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। मगर सेंचुरी तो यहाँ 40-50 सेंचुरी घोषित हुई हैं इस राज्य के अंदर में। तो सरकार एक प्रतिवेदन दे दे कि कहाँ सेंचुरी घोषित हुई, उसके कारण से वहाँ के लोगों को नुकसान हो गया। दलमा तो हाल का है, बड़ा क्षेत्र है। तो सरकार को जो अपना काम करना है, मेरी सलाह होगी कि या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू कर दे, नहीं तो डेट है 8 तारीख को, सुप्रीम कोर्ट को कहे कि हम आपका आदेश नहीं लागू कर सकते क्योंकि वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं। ग्रामीण वहां के एक बड़ा सवाल भी उठा रहे हैं कि जो भी आदेश पारित हुआ अब तक, जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, इससे पहले गांव में एक भी ग्राम सभा नहीं हुई और ना ही ग्राम सभा करके जो है किसी भी ग्रामीण से कोई सहमति ली गई। ऐसे में बिना ग्राम सभा किए इतने बड़े आदेश को पारित कर देना। जाएंगे तो जो सारंडा का इलाका है, मोनी के वर्किंग प्लान के अनुसार 1936 में 10,000 की आबादी थी। 1951 की 2011 की जनगणना में वो 51,000 हो गई, अब बढ़ी होगी। मगर वो आबादी वहाँ क्या कर रही है ये देखना होगा ना। उस आबादी को क्या अधिकार है? क्या जो आम जंगल हैं उनकी तरह वो जंगल है या रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें जो सीमित अधिकार है वो अधिकार उनको है? तो सेंचुरी घोषित करने के बारे में जो रिपोर्ट गई और नहीं पूछा गया, तो ये बात तो सरकार के सामने उठाना चाहिए ना इनको। ये तो कई महीनों से चल रहा है सेंचुरी बनने के बाद। तो जब सरकार को अंतिम चेतावनी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि चीफ सेक्रेटरी को जेल भेज देंगे, तब ये ग्रामीण आवाज़ उठा रहे हैं। इन ग्रामीणों को तो साल 2 साल से आवाज़ उठानी चाहिए थी। जब 2010 में MB शाह ने रिपोर्ट किया, 2011 में इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ प्लान की रिपोर्ट आई, 2014 में कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सारंडा की रिपोर्ट आई, उसके 1 साल के बाद में जिसको कहते हैं सस्टेनेबल माइनिंग डेवलपमेंट प्लान की रिपोर्ट आई, जिसमें गो जोन नो गो जोन कहा हुआ है, नो माइनिंग जोन और माइनिंग जोन साफ डिक्लेयर किया हुआ है। इनकी सरकार ने, जो मधुकोड़ा की सरकार थी, सुधीर महतो जिसमें वन मंत्री थे, उस समय प्रस्ताव गया है कि 631 वर्ग किलोमीटर को आप इनवायलेट कंपार्टमेंट अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित करिए। ये तो उस समय से पड़ा हुआ है इनके पास। तो ग्रामीणों को ये सब जानकारी थी, तो किसी ग्रामीण ने इतने साल में इस बात को तो नहीं उठाया। अब जब पानी नाक के ऊपर चला जा रहा है तो सरकार ही इस बात को मुझे लगता है कि प्रोत्साहित करके कहवा रही है। 5 सदस्यीय मंत्रियों के बैठक के बाद रोआम में भी एक बड़ी आम सभा हुई है ग्रामीणों की, और वहां पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन सेंचुरी बनने नहीं ये देंगे। तो सरकार को न देखना है, हम लोगों को तो इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को देखना है। सरकार सुप्रीम कोर्ट को कहे कि भाई हमारे ग्रामीण भड़क गए हैं, ये नहीं होने दे रहे हैं, आप आदेश को रोक दीजिए, आदेश रुक जाएगा। कोई
सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो किसी की अथॉरिटी नहीं है। एक बार रुक जाएगा तो हमेशा के लिए रुक जाएगा। मगर सरकार को तर्कपूर्ण ढंग से लॉजिकली इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी होगी ना। अब कहीं के ग्रामीण भड़क जाएंगे तो किसी नियम कानून के अनुसार तो कोर्ट यही कहेगा कि आप टैकल कीजिए उनको, आप सरकार है, आपका काम है, उनसे बात करिए, उनको समझाइए, उनको बताइए, तो बात तो सरकार के ऊपर ही आ जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट अगर इसी बहाना लेना रहे तो कल तो कुरुमी आदिवासी का दर्जा मांग रहे हैं, वहाँ मराठा अपने लिए दर्जा मांग रहे हैं, कई बार रेल रोक के कर दी गई, तो इस तरह की बात तो सबसे से उठेगी। तो इन बातों को तो यहाँ की सरकारों को न संभालना है। अगर सारंडा के ग्रामीण किसी कारण से कह रहे हैं कि हम सेंचुरी नहीं बनने देंगे, नहीं, वो ग्रामीण साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर एससी के आदेश पे अगर मान लीजिए कि सारंडा में वन क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाया जाता है तो जो वन विभाग है वो अवैध गांवों पर कार्रवाई करेगा और जो उस गांव में जो ग्रामीण रह रहे हैं उसको वहां से हटा देगा। ये तो उनको आश्वासन तो सरकार को देना पड़ेगा जी। तो ग्रामीण तो सरकार के खिलाफ न खड़ा होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तभी न दिया है जब इस सरकार के सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि हम ये करेंगे, जब वन विभाग के चीफ लाइफ वार्डन ने कह दिया, जब यहाँ के वन विभाग ने 2009 में इन्वायरमेंट कंपार्टमेंट बनाने के लिए कह दिया, तो ग्रामीणों को तो सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो सरकार न बताएगी वस्तुस्थिति क्या है। जो इलीगल बसें हैं उनके प्रति सरकार का रवैया क्या होगा। आप किसी कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट यही नहीं कहेगा कि जो नियम कानून है इसके हिसाब से आप काम करिए। तो सुप्रीम कोर्ट को सामने रख के उस पर हमला करने का तो कोई मतलब नहीं है। सरकार ग्रामीणों को समझाए, बताए, उनको आश्वासन दे और उनकी बात को सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखे। पहले अपने तो घोषणा करें। ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं कि हम नहीं बनने देंगे, मगर सरकार कहाँ कर रही है कि हम नहीं बनाएंगे। तो इसके बारे में सरकार का क्या विचार है। जो ग्रामीण अपनी बात रख रहे हैं, सरकार उससे सहमत है कि सहमत नहीं है, ये तो खुलकर सरकार कहे। पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले जैसे ग्रामीण जनता के सामने अपना पक्ष रह रहे हैं, हमको नुकसान हो जाएगा साहब, उसी तरह से सरकार भी तो कहे कि हम नहीं सेंचुरी घोषित करेंगे, हम ग्रामीणों की बात से सहमत हैं। तो ये सरकार नहीं कहेगी और ग्रामीणों को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भड़काएगी, तो ये तो सही स्थिति नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। एक आखिरी सवाल कि पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या राय देंगे कि सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जो सख्त आदेश है और ग्रामीण जिस तरह से सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का विरोध कर रहे हैं, इस पूरे मसले पर सरकार का क्या टेक होना चाहिए। देखिए, अब तक मैंने जो भी बातें उठाई थी, सारंडा संरक्षण मंच हमने बनाया था, वह सारंडा में अवैध माइनिंग हो रही है। अवैध माइनिंग से पूरा वहाँ का परिवेश खराब हो रहा है। इस बात को उठाकर उन्होंने सबूत दिया, किताब लिखा, तो जस्टिस एम बी शाह कमेटी की रिपोर्ट बनी। उस बाद जितनी 3-4 रिपोर्टों का मैंने जिक्र किया है, ये सब तो सरकार के सामने है। सरकार ने उसके प्रतिवेदन को हम लागू नहीं करेंगे आज तक तो ये नहीं कहा है। तो मुझे यही आश्चर्य हो रहा है कि सरकार का जो अपना दायित्व, अपना काम है, सरकार को देखना चाहिए कि सेंचुरी घोषित हो जाएगी तो ग्रामीणों को क्या नुकसान होगा। तो सरकार कहेगी ग्रामीणों का नुकसान होगा, हम ग्रामीण का नुकसान नहीं होने देंगे, इसलिए हम आपका आदेश नहीं लागू करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि सरकार को खुलकर कहना चाहिए इसके बारे में, और नहीं खुलकर कहती है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करना चाहिए। ये दोनों नहीं चलेगा, सरकार दोनों पक्ष में रहेगी, वो तो नहीं चलेगा। अब लीगल ब्रेन है सरकार के पास, 8 तारीख हो सकता है कि बड़े बड़े वकील जाएं वहाँ। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कुछ संशोधन कर दे। मुझे सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जो एनजीटी में गए, एनजीटी का ऑर्डर नहीं लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में गए, वो भी तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सेंचुरी बनाएंगे, कल कह सकता है कि नहीं बनाएंगे साहब, हम संशोधन करेंगे। ठीक है, 575 वर्ग किलोमीटर नहीं बना के हम 4000 वर्ग किलोमीटर, 400 ही वर्ग किलोमीटर बनाएंगे। जो बनाएंगे, कुछ उद्योगी, कुछ माइनिंग लॉबी के लोग कह रहे हैं कि थोड़ा उसको कम कर देना चाहिए,
क्योंकि बिहार सरकार ने जब ये सूचना जारी की तो उस समय तो केवल 313-14 वर्ग किलोमीटर का ही था। मतलब कुल मिलाकर के सरकार तो अपने दायित्व का निर्वहन तरीके से सरकार या तो सरकार कहे कि जो बिहार सरकार ने लागू किया था उतना में हम लागू करेंगे, या माइनिंग लॉबी के लोग जो कह रहे हैं हम उतना में लागू करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो हमारे सचिव ने हल्फनामा दिया हम उतना में लागू करेंगे। तो इस पर तो खोल के खंखार के सरकार को बोलना चाहिए। ये सरकार क्यों नहीं करी कि हम ग्रामीणों के साथ हैं। अब एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट को देंगे उससे क्लियर हो जाएगा। तो एफिडेविट तो तार्किक होगा ना, कानून के आधार पर होगा, भावना के आधार पर नहीं होगा, भय के आधार पर नहीं होगा। और सरकार बेहतर तरीके से जानती है इस बात को, इसलिए निर्णय इस सरकार को लेना है। आम जनता को इसमें भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार डिसीजन ले। चलिए और आम जनता को भड़कना है तो इस सरकार के खिलाफ भड़के, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों भड़क रही है। चलिए इस सारंडा को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के पूरे मसले पर हमने विधायक सरयू राय से बातचीत की। इन्होंने साफ साफ कहा कि इस पूरे मसले पर सरकार को अपने दायित्वों से नहीं भागना चाहिए, वो खुल करके सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर और जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं इन दोनों पर अपनी बात को जो है वो खुलकर सामने रखे। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे अगर संशोधन करती है तो वो देखना होगा कि उस पर क्या कुछ होता है। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in